आज हम लोग यूपी पीसीएस के कुछ पिलर्स समझेंगे कि हमको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए और एक गाइडेड डायरेक्शन में पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है। यूपी पीएससी और बीपीएससी दो सेक्शंस में हम बात करेंगे और इनके कुछ पिलर्स की बात करेंगे। अब हम लोग पिलर्स की बात करेंगे यूपी पीएससी में और यूपी बीपीएससी में। तो पहले हम यूपी पीएससी की बात करते हैं। तो 5 पिलर्स हैं। नंबर 1 पर है हिस्ट्री। यहाँ से 25 से 32 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी यहाँ से भी अगर इसमें इन्वायरमेंट जोड़ दिया जाए, इन्वायरमेंट जोड़ दिया जाए तो यहाँ भी 25 से 32 क्वेश्चन के बीच में आता है। तीसरे नंबर पर आता है पॉलिटी। यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। चौथे नंबर पर आपका आता है करंट अफेयर्स। अफेयर्स प्लस यूपी स्पेशल। यहाँ से भी 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। और 5वें नंबर पर आता है इकोनॉमिक्स प्लस साइंस एंड टेक। यहाँ से भी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अब प्रश्न है कि किसको आधार बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, क्या पढ़ा जाए। तो आधार बनाने के लिए 2-3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इसी के साथ हम बीपीएससी के बारे में बता दें। बीपीएससी के बारे में इसमें भी प्रीलिम्स में 4 आधार बनाइए। नंबर 1 पर हिस्ट्री, नंबर 2 पे पॉलिटी, नंबर 4 पर आपका जियोग्राफी और उसके बाद है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स प्लस बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल। तो हिस्ट्री बहुत निर्णायक होती है हर सब्जेक्ट में, हर एग्जाम में। पढ़ना कैसे है इसी को, तो ये हमने कॉमन चीज़ें निकाली हैं जो आपके काम की आएगी। इसमें बिहार स्पेशल यूपी स्पेशल अलग हो जाएगा। हिस्ट्री कैसे पढ़नी है इसको पहले हम एक एक पार्ट को बांट लें। क्या सोर्स होगा, पढ़ना कैसे है, कौन सा कोर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले हिस्ट्री हम लेते हैं। दोनों में कॉमन है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। और किसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री, हिस्ट्री में 3 चरण हैं। पहला तो है एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न, आधुनिक। अब आपको प्रश्न पूछना है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप मॉडर्न से स्टार्ट करिए। कैसे पढ़ना है वो भी तरीका हम बता देंगे। पहला है कि सोर्स क्या हो, व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्टडी। सोर्सेज क्या हो। एक, पहली बात तो आपका कोई गाइड जरूर हो जो आपको चेक कर सके कि आपका इवेल्युएशन क्या है। अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो आपको किसी गाइड की आवश्यकता नहीं है, करना आप ही को है। अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई हो जो मुझे पर डे हमारी इवेल्युएशन को टेस्ट करे, हमारा वीकली टारगेट सेट करे और ये जहां हम गलतियां कर रहे हैं उसमें वो सुधार करे, तो इसी के लिए हम लोगों को गाइडेड मेंटोरशिप की आवश्यकता होती है। मेंटोरशिप। और इसके बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सात्विक श्रीवास्तव का 2022 में प्रीलिम्स नहीं हुआ था जब वो हमारे पास आया। 2023 में
उसकी तीसरी रैंक थी, थर्ड रैंक। जो लड़का 2022 में प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहा था, 2023 में उसकी क्या है, तीसरी रैंक। अब प्रश्न है कि ये गाइडेड मेंटोरशिप को कैसे करना है, कैसे बगैर गाइडेड मेंटोरशिप के भी आप कर सकते हैं, दोनों सारी चीजें को कैसे हम सम्मिलित करके चलेंगे, इस पे बात करेंगे। जैसे अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री को अगर पढ़ने की बात करें तो एक तो गाइडेड मेंटोरशिप सोर्स, पहला क्या पढ़ना है ये आपको बताएंगे, किस चैप्टर को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना जोर लगाना है, इन सब पे फोकस करेंगे। दूसरा सोर्स हमारा जो बुक हमको फॉलो करनी चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की एक तो PYQ 1993 से लेकर 2025 तक, और दूसरा स्पेक्ट्रम, एक किताब है आधुनिक भारत की स्पेक्ट्रम। और जब आंकड़े कम हो तो विचार काम नहीं करता है, विचार काम नहीं करता, थॉट नेवर कम्स या थॉट नेवर वर्क्स, विचार काम नहीं करता है। ठीक है, तो हिस्ट्री आपको वैलिड डाटा देता है जिसपे सारे विषय काम करते हैं। एक तो ये हो गया कि PYQ 93 से लेके 25 तक, और स्पेक्ट्रम, दो किताबें केवल आप रखिए, ज्यादा किताबों को रखने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई लाख बताए कि इस किताब से सारे प्रश्न आ रहे हैं, फिर भी नहीं रखने की आवश्यकता है। फिर मेडुअल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री में अभी आपको क्या कम करना है, एक तो टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज ओजांग सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओजांग सर ने जो टेस्ट सीरीज बनाई थी उसमें RO से हूबहू प्रश्न आए हैं, डायरेक्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उनके टेस्ट सीरीज से मिले हैं, और एक गाइडेड प्रोग्राम बना करके टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका इवेल्युएशन करना है। वेरी गुड अमरेंद्र। ठीक है, तो जब आप गाइडेड प्रोग्राम लेते हो तो इससे आपको सीधा फायदा होता है। अब देखो अगला पड़ाव क्या है कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं बता दूं हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को दो भाग में डिवाइड करना चाहिए। एक 1707 से लेकर बिटवीन 1707 टू 1858, 1707 से लेकर के 1858 तक, यहां से लगभग 20% क्वेश्चंस आते हैं। और वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं दो तीन तरह के। एक, राज्यों का उदय, द इमरजेंस ऑफ स्टेट, इमरजेंस ऑफ स्टेट। और अगर इमरजेंस ऑफ स्टेट है तो राज्यों में कौन कौन से राज्य निकल करके आ रहे हैं, तो पंजाब, अवध, रुहेलखंड, बंगाल, मैसूर, कर्नाटक, हैदराबाद, इस तरह से सारे स्टेट्स निकल करके इससे अलग हो रहे हैं। तो ये सारे स्टेट के उदय का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू गेटिंग बैक फ्रॉम द मुगल पीरियड, ये मुगलों से अलग होकर के स्वतंत्र क्यों हो रहे थे, क्योंकि मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी, उसके राजा अकुशल हो रहे थे, अकुशल राजा। तो अकुशल राजा को छोड़ करके उसके अपने ही परिवार के लोग भाग रहे थे। तो मुगलों को जो टैक्स जाता था वो चार प्रकार का टैक्स जाता था, खुम्स, खिराज, जकात और जजिया, ये चार प्रकार के टैक्स जाते थे। तो जजिया जो देता था उसे जिमी कहा जाता था, दैट इज नोन एज ए जिमी। तो जिमी का अर्थ क्या होता है, प्रोटेक्टेड बाय इस्लाम, प्रोटेक्टेड बाय इस्लाम, प्रोटेक्टेड बाय इस्लाम, जिमी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने धर्म के पालन के लिए जो टैक्स देता था उसे जजिया कहते थे।
बाद में इन टैक्सों का स्थान किसने ले लिया? मराठों ने। तो मराठों ने दो टैक्स लगाए, एक टैक्स का नाम था चौथ और दूसरे टैक्स का नाम था सरदेशमुखी। दो टैक्स लगे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ क्या था? 1/4, 25%। किस चीज को लेकर के ये था? ये था, इस बात को लेकर के टैक्स था कि हम आपकी रक्षा करेंगे मुगलों से, यूरोपियन से। और दूसरा, ये जो टैक्स अभी तक मुगल को जा रहा था, अब इन दो टैक्सों के माध्यम से ये सारे टैक्स कहाँ आने लगे? इन राजाओं से, मराठों के पास। तो इस पूरे चरण को क्या कहा जाता है? इस पूरे चरण को कहा जाता है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगलों का पतन। मुगलों का पतन और मराठों का उदय। मराठों का उदय, राइज ऑफ मराठास। तो इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको क्या पढ़ना है? हाँ, पढ़ाए थे रुचि, एग्जैक्टली तो यही हिस्ट्री के बारे में मैं बता रहा हूं कि मुगलों का पतन और मराठों का उदय, इसको ऐसे डिजाइन करना है। फिर हमने आपको ये भी बताया है कि जो ये फेज है, यहां से केवल 20% क्वेश्चन मैक्सिमम जब आते हैं, तो नहीं तो 10% ही आते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 1858 से 1947। यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 80% से 90% तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये मेंस की दृष्टि से भी और प्रीलिम्स की भी दृष्टि से। अब आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के सेगमेंट में, पॉलिटी, अगर हम पॉलिटी के बारे में बात करें तो पॉलिटी में क्या है? पॉलिटी के हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? पॉलिटी के पढ़ने का तरीका अगर हम देख लें तो पॉलिटी का सबसे बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले इसे राज व्यवस्था क्यों कहते हैं? राज कहाँ किया जाता है? राज्य में। और राज करने को ही क्या बोलते हैं? अभिशासन। अभिशासन जिसे कहा जाता है गवर्नेंस। गवर्नेंस, अभिशासन इसे बोलते हैं। व्यवस्था क्या है? राज व्यवस्था क्या है? व्यवस्था तंत्र कहते हैं जिससे व्यवस्था चलती रहे। तो व्यवस्था में है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में कौन है? पार्लियामेंट। फिर कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव अर्थात गवर्नमेंट। और तीसरी है न्यायपालिका। न्यायपालिका जिसे कहते हैं जुडिशरी। जुडिशियरी। और चौथा है जिसे हम लोग कहते हैं मीडिया। मीडिया आजकल इसमें जुड़ गया है सोशल मीडिया। ये 4-5 आधार हैं जिसके आधार पर आप पॉलिटी को डिवाइड करते हैं। मीडिया का क्या रोल है? न्यायपालिका का क्या रोल है? लोकतंत्र किसे कहते हैं? व्यवस्थापिका कैसे बनी है? ये सब बातें हम चलाएंगे तब जब हम पॉलिटी में जान पाए कि देश चलता कैसे है। तो देश, राज्य, प्रांत और राष्ट्र में अंतर क्या है। तो देश, राज्य, प्रांत और राष्ट्र में अंतर यह है कि राज्य में 4 तत्व होते हैं: डिफाइंड पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। ये 4 तत्व होते हैं। गवर्नमेंट ये है जो क्या करती है? संप्रभुता को परिभाषित करती है। संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वोच्च शक्ति। संविधान के लिए ये सर्वोच्च होता है। एक्ट संसद बनाती है।
रूल सरकार बनाती है, इसीलिए कहा जाता है किसका नियम चल रहा है, किसका रूल चल रहा है, सरकार का। रेगुलेशन प्रशासन बनाता है, एडमिनिस्ट्रेशन। ये चार स्तंभ हैं जिस पर किसी देश की व्यवस्था चलती है। तो संविधान पढ़ने का तरीका क्या है? तो संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो पहले भाग, तो भाग टोटल कितने हैं? 25। शुरू में कितने थे? 22। बढ़े कितने? 4। घटा कितना? 1। तो 22 4 26 -1 बराबर 25। तो सबसे पहले हमारा क्या क्लियर हो गया? भाग। और जैसे ही हमारा भाग क्लियर हुआ, अब हमारे पास क्या क्लियर होना चाहिए? आर्टिकल, सब्जेक्ट। हमारा विषय क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? अर्थात भाग में क्या विषय है? राज्य है, मूलाधिकार है, डीपीएसपी है, मौलिक कर्तव्य है, क्या रखा गया है? नोबडी नोज। विषय, विषय के बाद उस विषय से कितने अनुच्छेद जुड़े हुए हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स रिलेटेड, कितने आर्टिकल जुड़े हुए हैं? आज मैं सिर्फ इतना बताऊंगा। इसी हिसाब से अगर पढ़ना है तो आपको मेंटोरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। विनय सिंह 29 में देना है बेटा, तो 0 टू हीरो से जुड़ो, उसके बाद आपका निकलेगा। ठीक है। तो आर्टिकल्स, आर्टिकल के कितने पार्ट हैं इसको अभी समझा करके कोशिश करेंगे। और जब आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद जुड़ता है शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब है अनुसूची। तो ये सारे बीपीएससी और यूपीपीएससी और यूपीएससी तीनों में रामबाण उपाय है, यहां से आपको 100% सफलता मिली। तीसरे नंबर पर हम लोग क्या कर रहे हैं? तीसरे नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं जब अनुसूची हो जाएगी तो कैसे पढ़ना है, उसका तरीका हम लोग आपको बताएंगे। जैसे संविधान, तो संविधान में क्या है? भाग 1। भाग 1 विषय क्या है? संघ एवं राज्य। संघ का मतलब है यूनियन, और राज्य का मतलब है प्रोविंस या स्टेट। राज्य का मतलब है स्टेट, यूनियन और स्टेट। अब इससे जुड़े हुए अनुच्छेद कितने हैं? तो लिख लो। अनुच्छेद 1 2 3 4 12 36 152 और 243। इतने आर्टिकल हैं, किससे जुड़े हुए हैं? राज्य से जुड़े हुए हैं। और जैसे ही ये राज्य से जुड़ेंगे तो तुमको राज्य की परिभाषा मिल जाएगी, राज्य कहते किसे हैं। फिर जब आपको ये पता चल गया कि इतने से राज्य जुड़ा है, तो अगर हम 1 से 4 पढ़ लें तो क्या पूरा संविधान तैयार हो जाएगा? मेरा दावा है पूरा संविधान तैयार हो जाएगा। पढ़ने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए बस। अगर हमारे पास हथियार हो तो हम अच्छा शिकार कर सकते हैं। अच्छा ट्रेनर आपको अच्छा एथलीट बना सकता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? अपने स्ट्रेटजी को, फी वगैरह के बारे में बेटा आप लोग सिर्फ काउंसलर से बात करिए, मेरे से मत करिए प्लीज। ठीक है। तो जब आप बात करोगे कि आपको सफलता चाहिए, आपने फीस बचानी है। मैं फीस के बारे में कह रहा हूं कि अगर आपको सफलता 2 साल बाद मिली, तो आपकी अगर तनख्वाह 2 लाख रुपए है, तो 25 लाख का पर ईयर आपका नुकसान है, तो लगभग 50 लाख का नुकसान हो गया। और जो आपका प्रतिष्ठा, जो आपका नाम, शोहरत, ये कम से कम 10 करोड़ का नुकसान है। 2 साल बाद मिलेगा तो आप अपने जीवन में प्रमोशन के उतने अवसर खो देंगे। तो आपको क्या करना है? अपने प्रमोशंस के, अपने टाइम्स के, इन सब का ख्याल रखना है। तो आपसे अगर फीस ली जा रही है तो आपके लिए, आप मेहनत ना करें तो फीस ना जमा करें, हमारा सिंपल सा रिक्वेस्ट है। फीस तभी जमा करें जब आपको मेहनत करना हो, आपको सफल होना हो। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, एक एहसान करना कि कोई एहसान मत करना। आपको अगर सफल होना है, मेहनत करना है तो जुड़िए। अगर आपको लगता है कि बुराई करने से आपको सफलता मिल सकती है तो बुराई करिए, हमने आपको रोका नहीं। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? इसमें भी लिखा है स्टेट, यूनियन और स्टेट। यूनियन और स्टेट।
तो यूनियन में कितने हैं? 8। स्टेट कितने हैं? 28। अब प्रश्न है यूनियन और स्टेट बनते कैसे हैं? इस यूनियन का मतलब है यूटीज। यूटीज, ओके। अब यूनियन अगर है तो यूनियन का बेसिक मतलब क्या है? बेसिक मतलब ये हो गया, यूनियन और स्टेट का बेसिक मतलब ये हो गया कि आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 में है स्टेट में एडमिशन। एडमिशन मतलब प्रवेश, एडमिशन। ये शब्द हैं किसके? संविधान के। तो प्रवेश किसका हुआ? सिक्किम। सिक्किम का प्रवेश हुआ। किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? क्लास अभी बेटा स्टार्ट हुआ है, आधे घंटे हुआ है, ठीक है। सिक्किम का प्रवेश हुआ। और जब सिक्किम का प्रवेश हुआ तो किस अमेंडमेंट के तहत हुआ? तो 35वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974। तो इसको कौन सा दर्जा दिया गया? एसोसिएट स्टेट। एसोसिएट स्टेट, सहायक राज्य का दर्जा। और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36वें संविधान संशोधन में, 1975 में, 1975। और ये परीक्षा में पूछा कितनी बार गया है? 35 टाइम्स। 35 बार पूछा गया है सभी परीक्षाओं को अगर मिला दें तो। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बेसिक एडवांसेस। बिना बेटा बता दिया, एनसीईआरटी आपका बेसिक रिसोर्सेज होगा, बेयर एक्ट आपका बेसिक रिसोर्सेज होगा। एक तो बेयर एक्ट, बेयर एक्ट। दूसरा लक्ष्मीकांत सबके पास है तो लक्ष्मीकांत ले लो। बस 2 किताबों से ज्यादा अभी मत खरीदो। संसद आती है, अगर मेंस आपको लिखना है तो सुभाष कश्यप की हमारी संसद आती है, उसे ले सकते हैं। प्रवेश के बाद है स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट। अब इस्टेब्लिशमेंट में अगर आपसे पूछा जाए कि नया और पुराना राज्य किस किस आर्टिकल के तहत होता है, का आंसर होना चाहिए 2 और 3। तो 3 में क्या है? व्हाट इज रिटन इन 3? 3 में लिखा है 2 चीजें। क्या? एक यहां हो गया प्रवेश, और यहां क्या हो गया? निर्माण। निर्माण, निर्माण का मतलब है एडमिशन। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट हो गया। निर्माण में क्या क्या आता है? निर्माण में पुराने स्टेट्स, पुराने राज्य काट कर बनाए जाते हैं। तो किस राज्य को बनाया गया अभी रिसेंटली? तेलंगाना। किससे अलग किया गया? आंध्र से। अभी आईएएस में कौन सा प्रश्न आया 2025 में? 2025 आईएएस में क्या प्रश्न आया? त्रिपुरा भारतीय संघ से कब जुड़ा और इसमें अब तक कितने परिवर्तन हुए? ठीक है। ये सब आपको जब करोगे तो 3 आपको पता चलेगा, निर्माण। और जब निर्माण होगा तो क्या 3 चीजों में परिवर्तन होगा? सीमा में, बाउंड्री, क्षेत्र में, एरिया, और नाम में, नेम में। ये 3 परिवर्तन होगा, ठीक है। और जैसे ही ये परिवर्तन होगा, उन परिवर्तन के साथ क्या होगा? आर्टिकल 4 आएगा। आर्टिकल 4 में क्या होगा? आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है कि जब भी 2 और 3 के तहत कोई भी परिवर्तन होगा तो हमेशा अनुसूची, शेड्यूल, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में परिवर्तन होगा। अब प्रश्न है कि शेड्यूल 1 में क्या है? तो आप बेयर एक्ट लोगे तो उसमें शेड्यूल 1 लिखा हुआ है, उसमें लिस्ट ऑफ स्टेट है। लिस्ट ऑफ स्टेट, राज्यों की संख्या है, राज्यों की संख्या, राज्यों और संघ की संख्या, नंबर ऑफ यूटीज एंड स्टेट्स, ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और जैसे ही इसमें आप देखोगे शेड्यूल में 1 में परिवर्तन होगा तो 4 में अपने आप होगा। 4 में क्या है? नंबर ऑफ सीट्स, इन राज्यसभा।
तो राज्यसभा में परिवर्तन होगा, तो राज्यसभा का जिक्र कहाँ किया गया है? शेड्यूल 4 में। तो जब आप इस तरह से व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपको दो चीजों का लाभ होगा। एक, विषय में आपकी डेप्थ बढ़ेगी, और दूसरा, पीवाईक्यू का आप प्रामाणिक हल पाएंगे, ऑथेंटिकेट सॉल्यूशन, ऑथेंटिकेट सॉल्यूशन, प्रामाणिक हल आपको मिलेगा। और जब प्रामाणिक हल आपको मिलेगा तो आपके सफलता की जो संदिग्धता है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर हम आते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी, अगर हमें ज्योग्राफी में पढ़ना हो तो पहली चीज तो यहां मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन खूब आते हैं। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन, कहां का मैपिंग बेस्ड? इंडिया एंड वर्ल्ड, दो जगह पे। तो मैपिंग में देख लो, आपका सोर्स क्या हो? दो, टेस्ट सीरीज और दूसरा पीवाईक्यू। बस दो सोर्सेज होने चाहिए। मैपिंग, प्रीवियस ईयर में जितने भी मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आप मैपिंग करिए, और टेस्ट सीरीज में जितनी मैपिंग कराई गई है वो करिए, अपना इवेल्युएशन करिए, और एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 11th एंड 12th, इसको अगर आप रिवाइज कर पाए तो जरूर करके जाएं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब मैपिंग के अलावा इसमें नदियां, झील, ओरिजिन, ये सब पूछता है, फिजिकल जियोग्राफी पूछता है, ह्यूमन जियोग्राफी पूछता है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। मिनरल्स पूछता है फिजिकल जियोग्राफी में, मिनरल्स, मिनरल्स। तो इसके साथ आपका करंट भी ऐड हो जाता है, जो चर्चा में है वो आपके पर्चा में आ ही जाता है। जैसे डोनबास को पूछता है यूपीपीसीएस में भी, बीपीएससी में भी। तो डोनबास कहां पर है? वेयर डोनबास इज सिचुएटेड? डोनबास, डोनबास कहां पे है? तो डोनबास याद रखिएगा उक्रेन में है, उक्रेन में। उक्रेन में रसिया और उक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। तो यूपीपीसीएस, बीपीएससी, इनका तो ये फेवरेट क्वेश्चन है कि डोनबास किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध, सॉरी, कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध। अभी उक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध समाप्त हुआ है, तो वो युद्ध समाप्त करने के पीछे यूएसए का क्या रोल है? इसी से आईआर, और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, ट्रंप, और ट्रंप चाहते हैं नोबेल प्राइज। तो आपको इतने प्रश्न मिल गए। एक तो नोबेल प्राइज देता कौन है, किस देश में मिलता है? शांति का नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ? पहला शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, पहला शांति पुरस्कार किसे मिला? और भारत के कितने लोगों को शांति का पुरस्कार मिला? क्या जिस स्टेट की आप परीक्षा दे रहे हैं वहां के किसी लोगों को कोई नोबेल प्राइज मिला? इतने आधार पे जब आप अपनी मैपिंग कर लेते हो तो इसी को कहते हैं 360 एनालिसिस। और जैसे ही आप 360 एनालिसिस करते हो आपकी सफलता 100% सिक्योर हो जाएगी। जितने मल्टी फैसिलिटेशन तुम लेकर के जाओगे उतना आसानी से आपकी परीक्षा क्लियर होगी। तो ट्रंप, नोबेल प्राइज, यूएसए, आईआर, और उसका सीधा संबंध इंडिया से। तो ये मैप से भी क्लियर होना चाहिए, संसाधनों से भी क्लियर होना चाहिए, और यहीं से आप प्रवेश कर जाते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स का बेसिक है क्या? दो, एक तो बजट, बजट, और दूसरा है बेसिक्स, बेसिक्स। इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ? इसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कैसे कहते हैं?
नहीं, आंसू शांति हो गया है, यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध विराम हो गया, तो लगभग बेसिक सहमति बन गई है। तो इसलिए नोबेल प्राइज में वो एक और अपना मेडल बढ़ना चाह रहे हैं, पता नहीं क्यों ट्रंप इतने दीवाने हैं नोबेल प्राइज। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बजट में बेसिक्स ऑफ स्टेट्स, स्टेट का बजट और बजट ऑफ यूनियन, दोनों का बजट। और बेसिक्स में कुछ सिद्धांत हैं, जैसे इसका फादर कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत दिया, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, अगर जरूरत ना हो तो भोजन जहर बन जाता है, ठीक है, और अगर जरूरत हो और भोजन मिल जाए तो वह प्रोटीन बन जाता है, पोषण बन जाता है, पोषण बन जाता है। तो इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ, एक है लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व, इससे क्या नापा जाता है, पॉवर्टी, गरीबी नापी जाती है। एक है ग्रेशम्स लॉ, ग्रेशम्स लॉ, ये क्या कहते हैं, हर गंदी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। एवरी बैड करेंसी रिप्लेसेस गुड करेंसी, हर बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जैसे सोने को बाहर कर दिया, सोने की मुद्रा को बाहर कर दिया गोल्ड, चांदी ने, चांदी को बाहर कर दिया तांबे ने, तांबे को बाहर कर दिया कांसे ने, कांसे को बाहर कर दिया कागज ने, कागज को बाहर कर दिया प्लास्टिक ने, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और प्लास्टिक को बाहर कर दिया वर्चुअल करेंसी ने, वर्चुअल करेंसी, गूगल पे, फोन पे, मेटावर्स, ये सब। तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ती चली जाएगी। पहली बार मुद्रा कब आई प्रकाश में, आहत मुद्रा विकास, आहत मुद्रा विकास कब, किस काल में हुआ, महाजनपद काल में, महाजनपद काल में। इस तरह से इकोनॉमिक्स यहां इतिहास में प्रवेश कर जाता है। ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, आसानी से आपका हो जाएगा यूपीआईएस। और आईएएस 2024 में प्रश्न आया, वर्चुअल करेंसी का बेस क्या है, मेटावर्स, मेटावर्स, ये आईएएस 2024 का प्रश्न है। इस तरह से आपके सारे प्रश्न डिजाइन किए जाते हैं। मेंटोरशिप में आपको यही बताया जाता है कि प्रश्न के बनाने का तरीका क्या है और कैसे बनते हैं। तो अगर आपको मेंटोरशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मेंटोरशिप में आपको कॉल जाएगी, उनसे आप लोग बात करिएगा अगर आप अपनी सफलता चाहते हैं। फिर इकोनॉमिक्स के बाद हम आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, लड़के कहते हैं बहुत ज्यादा सर दिक्कत। अब अगर करंट अफेयर मुझे पढ़ाना हो तो मैं कैसे डिजाइन करता हूं। हमें पता है कि एक साल का करंट तैयार करने के लिए हमारी हालत खराब हो जाती है, तो पढ़ा कैसे जाए कि इसको सीमित किया जाए, जिस चीज को छोटा नहीं किया जा सकता उसमें बड़ा नहीं किया जा सकता। तो पहले तो 1 ईयर को हम 12 उसमें बांट लेते हैं, 12 मंथ में बांटते हैं, जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे ही मैं 12 कैटेगरी में बांट लेता। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द मेजर इवेंट्स ऑफ जैन, वो इवेंट्स किस क्षेत्र की है, पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल में कौन सी है, नेशनल, इंटरनेशनल या लोकल, 3 तरह से इसको बांटते हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में जेंडर बेस्ड बजटिंग है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग है, मिनरल्स के लिए पैसा दिया गया है, मिलिट्री के लिए दिया गया है, एजुकेशन के लिए दिया गया है। उस हिसाब से हम इसको डिजाइन करते हैं। किस महीने में हमारा बजट प्रस्तुत होता है, पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया, बजट शब्द कहां से आया, इसकी एक सामान्य सी मेमोरी यहाँ पर हो जाती है। और वर्तमान में कौन कौन सी संस्थाएं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB,
एडीबी, ये सब आपको तैयार करने पड़ेंगे। इनके मुख्यालय कहाँ है, इनका वर्क क्या है, ये करते कैसे हैं। यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर मिल जाएंगे, आप आसानी से यहाँ कर पाएंगे। तो अगर हम करंट अफेयर्स को इस तरह से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बांट दें तो करंट अफेयर में हम कमाल कर सकते हैं। और हर विषय में, चाहे वो बिहार पीसीएस हो चाहे यूपी पीसीएस हो। हाँ, बिहार में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं प्लस कंप्यूटर के। तो यहाँ पे भी 15 से 20 क्वेश्चंस का एक मार्जिन रहता है। जिसके न्यूमेरिकल्स ठीक ठाक रहते हैं, मैथ थोड़ा बहुत भी जानता है, वो आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक्स। अब आते हैं साइंस बेस्ड, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक ये लास्ट हमारा आज के पड़ाव का है। साइंस एंड टेक पे जब भी हम बात करते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है चेंजेबल। चेंजेबल जो रोज बदल रहा है, जैसे जीएसएलवी, पीएसएलवी, इनमें फ्यूल क्या होता है, फ्यूल सॉलिड है या लिक्विड है, लिक्विड है। उनका कंपोजिशन क्या है, जीएसएलवी में कितने चरण होते हैं, हाउ मेनी फेजेज, किस फेज में कौन सा फ्यूल डाला गया है। तो आपको जब भी टेक पढ़ना हो और आप स्पेस साइंस पढ़ रहे हैं, स्पेस साइंस पढ़ रहे हैं, स्पेस साइंस के 3 चरण होते हैं, डिजाइनिंग, फ्यूलिंग, लॉन्चिंग। डिजाइनिंग का मतलब रूपरेखा बनाना, फ्यूल मतलब उसमें ईंधन भरना, और लॉन्चिंग का मतलब है कहाँ से छोड़ा जाएगा और किस कक्षा में स्थापित होगा, उसका क्या मानवता पर प्रभाव पड़ता है, ये सब हमको देखने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि ये 4 पिलर्स हैं, किसी में 5 पिलर्स हैं, और उस पर्टिकुलर स्टेट के बेस्ड पे अगर आपको तैयारी करनी है, मेरे साथ जुड़ना है, तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करिएगा। काउंसलर से आप अपनी अपॉइंटमेंट लीजिएगा, एडमिशन लीजिएगा और अपनी सफलता सुनिश्चित करिएगा। हमारे पढ़ाने का तरीका यही है। इसी तरीके से हम आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर प्रीलिम्स को सिक्योर करने की हर संभव कोशिश करते हैं और टेस्ट सीरीज में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ाएंगे हम आपको पूरा, लेकिन टेस्ट सीरीज के साथ आपको आगे लेकर के जाने की पूरी योजना है। तो जो बच्चे मेंटरशिप में अपने करियर को आगे ले जाना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो दिए गए नंबर्स पे अपने काउंसलर से बात करें। जिन बच्चों को सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। क्लासेज हमारी रेगुलर आपको जाती रहेंगी, हम पढ़ाएंगे आपको, और पढ़ाने के साथ आपका प्रीलिम्स सुनिश्चित करेंगे निकालने के लिए, पूरी कोशिश करेंगे कि आपका प्रीलिम्स निकले। आज हमने सिर्फ सिलेबस पर डिस्कशन किया कि कौन कौन से पिलर्स पर कम समय में हमको ध्यान देना चाहिए और किस पिलर्स का कितना योगदान होता है। ठीक है, चलिए, और आज के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं खत्म करता हूँ। किसी को हमारी बात बुरी लगी हो, उससे हम क्षमा प्रार्थी हैं। किसी को हमारी बात अच्छी लगी हो, वो अपने आप को पुरस्कार देगा, क्योंकि वो अच्छा श्रोता है, इसलिए उसको हर वक्त अच्छा लगता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।